हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ बिजनेस स्टडी के एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करने जा रही हूँ, जो कि आपके सैम्पल पेपर आज ही आया है सीबीएसई बोर्ड का। तो वो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ, जो कि 20 से 21 सेशन जो आपका इस वक्त चल रहा है उसका एक सैम्पल पेपर आया। तो आज मैं उससे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस केवल डिस्कस करूँगी, और ये एमसीक्यू क्वेश्चंस मैं 2 पार्ट्स में डिस्कस करूँगी, यानी 10 क्वेश्चन तक आज और इस वीडियो में दिखेगा, और 11 से लेकर 20 तक दूसरे वीडियो में, बिकॉज अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो बिल्कुल स्टार्ट करती हूँ आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 1, ये जितने क्वेश्चन हैं ये सैम्पल पेपर सीबीएसई बोर्ड की तरफ से आए हैं। सो इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, डैश इज द प्रोसेस of dividing work into manageable activities and then grouping the activities which are similar in nature। यानी आप एक्टिविटीज़ को डिवाइड करते हो और फिर उन एक्टिविटीज़ को ग्रुप में करके तब आप सिमिलर नेचर की काम को एक जगह करके तब आप काम को परफॉर्म करते हो, तो हम उसे क्या कहते हैं? सो योर आंसर इज डिपार्टमेंटलाइजेशन। ओके, डिपार्टमेंटलाइजेशन इज द करेक्ट आंसर। जहाँ भी डिवीजन का वर्ड आ गया और काम को डिवाइड किया जा रहा है तो उसे हम बिल्कुल क्या कहते हैं? डिपार्टमेंटलाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। इवन दो द पॉलिटिकल कंडीशंस वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, भले ही कंट्री से कंट्री पॉलिटिकल सिचुएशंस जो होती हैं वो वेरी करती हैं, दे इम्पैक्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ एन इन्वेस्टर्स, वो एक इन्वेस्टर के सेंटिमेंट्स को भी अफेक्ट करती हैं। इफ़ द इनस्टेबिलिटी ऑफ द पॉलिटिकल कंडीशन कॉज अनसर्टेनिटी, क्योंकि अगर पॉलिटिकल कंडीशन अनसर्टेन हो जाए तो वो बिजनेसमैन को अफेक्ट करती हैं, एंड मेक इट डिफिकल्ट फॉर हिम टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर, और इस कारण से वो फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर पाता बिजनेसमैन। विच फीचर ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट इज बीइंग हाईलाइटेड इन द अबव स्टेटमेंट, तो यहाँ पे कौन सा एक आपको फीचर दिखाई दे रहा है जो कि बिजनेस इन्वायरमेंट का है? तो बिल्कुल बिजनेस इन्वायरमेंट के ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये आपके कंट्री टू कंट्री चेंज हो रहा है, उसको फेस नहीं कर पा रहा है एक फ्यूचर बिजनेसमैन, फ्यूचर में क्या होगा प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा है, रिलेट नहीं कर पा रहा है। तो बिल्कुल ये सारे के सारे फीचर्स आपके इन्वॉल्व होंगे। सो योर आंसर विल बी डी, ऑल ऑफ द अबव। देन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, एनी वन कैन बी कॉल्ड अ मैनेजर इररिस्पेक्टिव ऑफ द एजुकेशन क्वालिफिकेशन पोसेस्ड, कोई किसी को भी हम मैनेजर कह सकते हैं जो कि उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी हो उसकी, उसे हम मैनेजर का एक पोजीशन दे सकते हैं। आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रोफेशन दैट मैनेजमेंट डज नॉट फुलफिल इन द स्टेटमेंट बीइंग डिस्कस्ड अबव। अब इसमें ज़रूरी चीज़ है ये प्रोफेशन। जल्दी से आप लोग टिक लगा देंगे कि हाँ इसमें कौन सा होता है, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट या सर्विस मोटिव, इनमें से। लेकिन आपसे प्रोफेशन का पूछा गया है कि प्रोफेशन में ऐसा कौन सा एक कैरेक्टरिस्टिक है जो ये मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं होता। तो बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड एंट्री पॉइंट जो है ये आपका प्रोफेशन में होता है। आप लोग रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है क्योंकि कोई भी प्रोफेशनल नहीं बन सकता जब तक एक स्टडी ना कर ले वो। तो बिल्कुल आंसर आपका रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। Even after opening up of the Indian economy in 1991, foreign companies found it extremely difficult to cut through the bureaucratic red tape to get permits for डूइंग बिजनेस इन इंडिया। भले ही 1991 में इकोनॉमी चेंज होने के बाद फॉरेन कंपनीज फाउंड इट एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट, फॉरेन कंपनीज को यहाँ आकर अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश करना अभी भी डिफ़िकल्ट हो रहा है, क्योंकि ब्यूरोक्रेटिक रेड टैपिज्म जो है वो बहुत दिखाई देता है। तो काफ़ी कुछ करप्शन या फिर एक के बाद एक बिल्कुल धौंस टाइप का जमा लेना, वो आपका ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप होता है। तो बिल्कुल वो इंडिया में नज़र आता है। आइडेंटिफाई द डायमेंशन ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट विच लेड टू क्रिएशन ऑफ द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन बिजनेस, तो इनमें से कौन सा है जो आपको नेगेटिव इम्पैक्ट यानी कौन सा डायमेंशन इसके लिए जिम्मेदार है? सो योर आंसर विल बी पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। आपका आंसर रहेगा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट जिम्मेदार है, क्योंकि ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप नज़र आ रहा है, वो वर्ड आपका पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में ही नज़र आता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। नेम द प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद एंड थ्रू अदर्स टू इफेक्टिवली अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव।
जब हम उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जिसमें हम इफेक्टिवली काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए बाय एफिशिएंटली यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेज, कम से कम रिसोर्सेज को अच्छी तरीके से यूज़ करते हैं इन अ चेंजिंग एनवायरनमेंट। तो इसमें आप इसको हम क्या कहते हैं, तो बिल्कुल ये आपकी मैनेजमेंट की सिंपल डेफिनेशन है, ज़्यादा सोचना ही नहीं है इसमें। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग कुछ नहीं, इसमें आपको तीनों एफेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं। ये डेफिनेशन आपकी मैनेजमेंट की है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है द इंक्रीज इन द डिमांड फॉर मनी इंक्रीज इन द डिमांड फॉर मेनी आयुर्वेदिक मेडिसिन। कई सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन की डिमांड बढ़ गई आपकी। हेल्थ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इन द पास्ट फ्यू मंथ्स, यानी आयुर्वेदिक मेडिसिन, हेल्थ प्रोडक्ट की सर्विस वगैरह कई महीनों से बढ़ती जा रही है उसकी डिमांड। इज रिलेटेड टू द नीड फॉर बिल्डिंग, और ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ज़रूरी हो गया है अपनी इम्यूनिटी को बिल्डअप करना एंड इंक्रीज अवेयरनेस फॉर हेल्थ केयर, और हेल्थ केयर के लिए अवेयर हों लोग, इसके कारण वो लोग ये सारी चीज़ें यूज़ करने लगे हैं और इन सारी चीज़ों की डिमांड बढ़ गई है ड्यू टू द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस, यानी कोरोना वायरस के स्प्रेड से बचने के लिए या फिर उससे लड़ने के लिए ये जो आपकी मेडिसिन और हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं ये सब बहुत ज़्यादा डिमांड इनकी बढ़ गई है। आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट बीइंग डिस्क्राइब अबव। तो यहाँ पे बिजनेस एनवायरनमेंट हमें कौन सा फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट दिखाई दे रहा है, तो बिल्कुल योर आंसर इज इंटर रिलेटेडनेस, यानी एक काम हुआ उसकी वजह से दूसरा काम जो है वो हमें दिखाई दे रहा है, यानी रिलेट कर सकते हैं हम। कोरोना वायरस की वजह से मेडिसिन और आयुर्वेदिक दवा की डिमांड बढ़ गई, तो आप इसको रिलेट कर सकते हो, फैक्टर्स आपस में रिलेटेड हैं। सो योर आंसर इज इंटर रिलेटेडनेस। Now we move to question number 7. Which of the following is not an element of social environment? इनमें से कौन सा एक एलिमेंट सोशल एनवायरनमेंट का नहीं है? So your answer is constitution of the country. ये हमारा पॉलिटिकल, ये हमारा लीगल में आएगा क्योंकि वो रूल्स वगैरह कॉन्स्टिट्यूशन हमारा दिखाता है, तो बिल्कुल वो आपका सोशल एनवायरनमेंट में नहीं आएगा। बाकी ये सारे फैक्टर्स आपके सोशल एनवायरनमेंट के हैं। Now we move to question number 8. Even where members of a department willingly cooperate and work, a manager has to coordinate the efforts of different people. भले ही लोग आपस में मिलजुल के काम करना चाहें, लेकिन फिर भी एक मैनेजर को अपने डिपार्टमेंट के वर्क को कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोऑर्डिनेशन, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक दिखाई है। अब कई बच्चे कूद के बिल्कुल आंसर दे सकते हैं यूनिटी ऑफ एक्शन, तो यूनिटी ऑफ एक्शन नहीं होगा क्योंकि यहाँ तो मेंबर्स खुद ही अपने एक्ट्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैनेजर जो है उसको एक नज़र रखनी है इन सब पे। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा बी, कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। ओके, क्योंकि बिल्कुल मैनेजर का ये काम है कि वो सारी एक्टिविटीज़ को एक साथ करे, भले एम्प्लॉयज़ उसके लिए तैयार हैं या नहीं तैयार हैं, मैनेजर को ये काम करना ही है। सो इट इज़ अ डेलिब्रेट फंक्शन। सो आंसर इज बी। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 9. Name the function of management which help in the formulation of future plans. Future plan बनाने के लिए कौन सा function of management आपका use होता है? In the light of the problems that were identified, आपने जो problems find out किए हैं उनको identify किया गया। Help in better planning, और आपके future plan को अच्छा करने के लिए better planning की गई for in the future period। तो यहाँ पे देखिए फ्यूचर प्लान्स देखकर तुरंत प्लानिंग का आंसर दिमाग में स्ट्राइक हो सकता है, लेकिन आगे का सेंटेंस बहुत ज़रूरी है। इन दी लाइट ऑफ द प्रॉब्लम, यानी प्रॉब्लम अराइज हो चुकी है, हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई भी कर ली है। एंड डज हेल्प इन बेटर प्लानिंग, हमें आगे के लिए बेटर प्लानिंग में हेल्प मिलती है जब हम अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और जाहिर सी बात है आइडेंटिफाई कर लेंगे तो उसे ठीक भी करेंगे। अब अगर आप थोड़ा सोचें तो ये फंक्शंस किस में नज़र आते हैं? प्रॉब्लम को ढूंढना, उन्हें आइडेंटिफाई करना, फिर उनको सही करना, तो बिल्कुल आंसर इज कंट्रोलिंग। ओके, ये आपका कंट्रोलिंग फंक्शन हो रहा है, प्लानिंग बिल्कुल नहीं कर लीजिएगा। ओके, सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि सच में आपका ये जो सैम्पल पेपर आया है ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चंस वाला है। क्वेश्चंस इतने डिफिकल्ट नहीं है बट इट्स ट्रिकी वन। Identify an important principle of management control in which only significant deviations which go beyond the permissible limit should be brought to the notice of management. उस principle of management
कंट्रोल के हम क्या कहते हैं, जिसमें हम सिग्निफिकेंट ज़रूरी डेविएशंस जो होते हैं जो बियॉन्ड द लेवल चले जाएं, केवल उनको ही हम मैनेजमेंट की नोटिस में लाते हैं, अदरवाइज हम उनको मैनेजमेंट की नोटिस में नहीं लाते हैं। सो योर आंसर इज कंट्रोल बाय एक्सेप्शन। इसमें हमने पढ़ा है कि जो भी काम है अगर वो मैनेजेबल है तो उसको वर्कर्स और सुपरवाइजर्स मिलके मैनेज कर ले, मैनेजमेंट तक वो बात ना पहुंचाई जाए, लेकिन अगर वो एक लिमिट को क्रॉस कर जाए तो फिर वो बात फिर मैनेजमेंट तक पहुंचानी है। तो ये क्या है, कंट्रोल बाय एक्सेप्शन, किन चीज़ों पे ध्यान देना है और किन चीज़ों पे नहीं देना है। सो बिल्कुल आपका आंसर कंट्रोल बाय एक्सेप्शन होगा। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल मत कर लीजिएगा। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल में मेनली ये होता है कि कौन सी चीज़ पर ध्यान देना फिलहाल ज़रूरी है और कौन सी चीज़ पर ध्यान देना नहीं, ठीक है ना। और कंट्रोल बाय एक्सेप्शन हमें ये बताता है कि कौन सी बात मैनेजमेंट की नज़र में आनी चाहिए और कौन सी नहीं। फाइन, आई थिंक आपको दोनों में डिफरेंस पता चल गया होगा क्या है। सो बिल्कुल कंट्रोल बाय एक्सेप्शन विल बी योर आंसर। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 भी देख लेते हैं। डैश इज द प्रोसेस बाय विच द मैनेजर ब्रिंग्स ऑर्डर आउट ऑफ केओस। ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं जिसमें मैनेजर ब्रिंग्स ऑर्डर यानी ऑर्डर ले आता है, वो केओस को ऑर्डर में कन्वर्ट कर देता है, रिमूव्स कॉन्फ्लिक्ट अमंग पीपल ओवर वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो भी आपकी वर्क है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कॉन्फ्लिक्ट्स को हटा के वो रिस्पॉन्सिबिलिटी में कन्वर्ट कर देता है। शेयरिंग एंड क्रिएट एन एनवायरनमेंट सूटेबल फॉर टीम वर्क, ये सारे काम वो करता है, यानी टीम वर्क लाना, कॉन्फ्लिक्ट को रिस्पॉन्सिबिलिटी में बदल देना और केओस को ऑर्डर में बदल देना। तो ये इस फंक्शन को, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। सो योर आंसर इज ऑर्गेनाइजिंग। वो कर क्या रहा है यहाँ पे, वो सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रहा है, ठीक। कंट्रोलिंग नहीं होगा, प्लानिंग नहीं होगा, स्टाफिंग नहीं होगा, योर आंसर विल बी ऑर्गेनाइज। वो अच्छे से काम सारे ऑर्गेनाइज कर रहा है। नाउ इसी के सेकेंड ऑप्शन पे आते हैं, और लिखा हुआ है, यानी आप या तो ऊपर वाला क्वेश्चन कर लो या तो ये नीचे वाला कर लो। ओके, ऑप्शन हैं आपके पास। सो देख लेते हैं इसको भी। डैश एंश्योर्स that the heads of separate business units in the organization are responsible for profit। ये देखा जाता है कि जो हेड होते हैं अलग अलग बिजनेस यूनिट के, उनको ये माना जाता है कि वो ही अपनी यूनिट के प्रॉफिट के लिए जिम्मेदार हैं, या अगर लॉस ऑफ देयर यूनिट, अगर नुकसान होता है तो भी वो रिस्पॉन्सिबल है, प्रॉफिट हो रहा है तो भी वो रिस्पॉन्सिबल है। एंड हैव अथॉरिटी ओवर इट, और उनके पास उससे रिलेटेड ताकत भी है। तो अथॉरिटी भी है भाई, लॉस के लिए भी जिम्मेदार है, प्रॉफिट के लिए भी जिम्मेदार है। तो यहाँ आपको बताना है कि एक्चुअली ये हो क्या रहा है, किस बारे में बात हो रही है। तो बिल्कुल आपका आंसर जो है वो इसमें आएगा डिविजनल स्ट्रक्चर। हमेशा डिविजनल स्ट्रक्चर जिसमें आप हर डिपार्टमेंट को डिवाइड कर दे रहे हैं, वर्क्स को डिवाइड कर दे रहे हैं, और हर एक डिपार्टमेंट बना के आप ये कह रहे हैं कि अब तुम अपने फायदे नुकसान के जिम्मेदार हो, काम को देखो, कोई गलती हुई तो तुम्ही से पूछेंगे। तो ये काम कहाँ होता है, ये डिविजनल स्ट्रक्चर में होता है। सो योर आंसर इज डिविजनल स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके सेकेंड पार्ट में आपके साथ 12 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन डिस्कस करूंगी, जिसमें केस स्टडी वगैरह इन्वॉल्व है। तो बिल्कुल आप मेरे उस वीडियो को भी पूरा देखिएगा। इस वीडियो के लिए कोई आपको कन्फ्यूजन है या कोई आपको सवाल पूछना है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिखें। बाकी ये मैंने अपने ब्लॉग पर लिखा है, ये मैंने इसलिए किया क्योंकि अगर मैं PDF लाती तो वो शायद आपको ठीक से शो नहीं होता है स्क्रीन पे, तो इसलिए मैंने अपने ब्लॉग पे लिख के तब ये क्वेश्चंस आपको प्रेजेंट किए हैं। बाकी इसकी PDF बिल्कुल आपको CBSE साइट पर मिल जाएगी, आप वहाँ से क्वेश्चंस बिल्कुल देख सकते हैं। सॉल्यूशंस मैं आपको दे रही हूँ, सॉल्यूशंस भी अवेलेबल हैं वहाँ पे। तो बिल्कुल अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आगे के सैम्पल पेपर्स के सॉल्यूशन भी बिल्कुल आपको मिलें, और भी कोई नोटिस हो तो वो भी मैं आपको सेंड करूँगी। एंड जितने पुराने लोग हैं वो मेरे चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आपको आगे वीडियोस प्रोवाइड करने का। सो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए उसे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।